परीक्षा एग्ज़ाम कक्षा 12 सामान्य हिंदी साइंस ग्रुप के विद्यार्थियों के लिए। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100 अंक। इस भावी एग्ज़ाम 2022 में कोरोना के बाद पहली परीक्षा होने जा रही है, जिसमें यदि इस प्रश्न पत्र को पढ़ लिया गया तो 100% उत्तीर्ण अनिवार्य है। बहुत बेहतरीन और बोर्ड से जारी ये प्रति दर्श प्रश्न पत्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ जारी है। कृपया इन्हें अवश्य देखें। प्रश्न है पहला, शिक्षा का उद्देश्य के लेखक। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? तो शिक्षा के उद्देश्य के लेखक भारतेंद्र हरिश्चंद्र, मोहन राकेश, संपूर्णानंद, रामकृष्ण दास। तो इसमें है संपूर्णानंद दास जी हैं, फर्स्ट के आंसर है। इसके बाद ख है। ख में आपका लल्लू लाल की रचना। लल्लू लाल की रचना किनकी है? ख क्वेश्चन। लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर जी की लिखी हुई है। लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर द्वारा लिखी गई है। ग में है पर्दा कहानी के लेखक। तो पर्दा कहानी के लेखक यशपाल जी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा किसकी रचना है? कौन से रचनाकार है? आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर, रामवृक्ष बेनीपुर, रावसन ज्ञान, राघवेंद्र राघव। तो इसमें से आवारा मसीहा की रचना के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट के लेखक महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, वासुदेव अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें से आपके राइट क्वेश्चन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी प्रमुख हैं। इनके बाद आता है क्वेश्चन संख्या 2, कायामणि। कायामणि किस युग की रचना है? द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग। तो कायामणि जयशंकर द्वारा लिखी हुई है, छायावादी युग की कविता मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कवियों में से कौन सा प्रगतवादी युग का कवि माना जाता है? तो प्रगतिवादी में देखा गया अग्रदास, तुलसीदास, नंददास, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें से इस क्वेश्चन का आंसर पहला है अग्रदास जी है, अग्रवाल दास जी हैं, ये कवि हैं। तार सप्तक का प्रकाश वर्ष किस सन में माना जाता है? 1941, 1954, 1953, 43 और 1947। तो तारकसप्तक प्रकाश 1943 माना जाता है। द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो इसमें द्विवेदी युग की कौन सी रचना नहीं है, इसे देखने के लिए आते हैं। तो द्विवेदी युग की रचना कायामणि, ये द्विवेदी युग की नहीं है। प्रियप्रवास, भारत भारती, साकेत, ये द्विवेदी युग की हैं, जबकि ये छायावादी युग का है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी कृत्य महाकाव्य नहीं है? रामचरितमानस महाकाव्य है और महाभारत, पद्मावत, साकेत महाकाव्य के ही अंश हैं। मम एक ऐसा है जो महाकाव्य नहीं है। इनके बाद आता है हिंदी के
क्वेश्चन 3, ये 5 × 2 अंक के होते हैं क्वेश्चन इनके। तो दिया गया है गद्यांश। आइए हम इन गद्यांश के विषय में जानें और यह गद्यांश किस चैप्टर से अवतरित किया गया है। तो धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, जिससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्ष से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियां ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पार्थिव देह को सजाया है। तो इस तरह से जांच पड़ताल, तो यह कथन जो है किसका कथा है, किस चैप्टर से है। तो आइए हम इसको देखते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन दिया गया है, सौंदर्य। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहला है संदर्भ। तो संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्य अवतरण। प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य भाग से संकलित भारतीय संस्कृत चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल जी हैं। वासुदेव अग्रवाल जी ये प्रथम इनके लेखक हैं। तो इस तरह से इन लेखक द्वारा लिखित चैप्टर का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर नाम से फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है। तो अब प्रश्न आता है इसमें, देख, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। इन प्रश्न का आंसर, धरती को वसुंधरा इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी स्वयं से विभिन्न प्रकार के अनेक मूल्यवान रत्नों और कीमती एवं उपयोगी वस्तुओं को धारण किए हुए सच समझकर खड़ी हुई है, इसलिए धरती को वसुंधरा का नाम दिया जाता है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या में विद्वान लेखक ने कहा कि धरती माता की कोख में अमूल्य रत्न के भरे भंडार हैं और इस भंडार में इसी भंडार से इनका नाम वसुंधरा पड़ा है। रत्नों को धारण करने वाली बहुमूल्य रत्न धातुएं, खनिज पदार्थ, फल फूल इत्यादि असंख्य अनमोल वस्तुएं जो भूमि से अपने आंचल में छिपाए हुए प्रांगण में विराजमान है, इसीलिए इसे जो है वसुंधरा कहा गया। अगला है, पृथ्वी की देह को किसने सजाया। प्रश्न है, पृथ्वी की देह को किसने सजाया। तो पृथ्वी की देह को दिन रात बहने वाली नदियां ने पहाड़ों को पीस पीस कर असंख्य प्रकार की मिट्टियों से सजाया है। तो हम कह सकते हैं पृथ्वी की देह को सजाने वाली पहाड़ों से निकलने वाली नदियां, गंगा, जमुना इत्यादि पीस पीस कर पत्थरों से दवाब की तरह सजाया है और जो अधिक उपजाऊ बनी है। लास्ट पॉइंट है, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। तो हमें भावी आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है कि पृथ्वी में छिपी समस्त निधियों, धातुओं और पृथ्वी पर पाई जाने वाले अनेक प्रकार की मिट्टियों को सही प्रकार से परीक्षण करके उनकी उपयोगिता के बारे में जानें। यह हमारा दायित्व बनता है। इनके बाद आता है क्वेश्चन, अशोक का फूल उस मस्ती से हंस रहा है। तो इस तरह से पहला हमने कर दिया। दूसरा देखिए, प्रश्न संख्या 4, दिए गए पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। अब यह 5 नंबर व्याख्या, 2 नंबर का संदर्भ इस प्रश्न में रहता है और इस प्रश्न में हम इनकी पहले व्याख्या करते हैं। तो पहले सर्वप्रथम संदर्भ लिखते हैं
और संदर्भ लिखने के बाद इनकी व्याख्याएं करते हैं। तो यदि परीक्षा में प्रश्न यदि नहीं आता है तो समय न गंवाएं, अगले पेज पर अगला प्रश्न के लिए तत्पर रहें और अगला प्रश्न जाकर हल करना सीखें। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है? निम्नलिखित लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं उल्लेख कीजिए। कम से कम 80 शब्द में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैसे APJ अब्दुल कलाम जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को देखिए। पहला, आचार्य हजारी प्रसाद का जन्म 1970 ईस्वी में 1907 ईस्वी में बलिया जिले में हुआ था। इनका जन्म जो है 1907 ईस्वी में बलिया के दूबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पिता अनमोल थे, अनमोल द्विवेदी जी, जो संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे। जोशी संस्कृत उत्तराधिकारी में प्राप्त हुई थी। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया तथा यह विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में रहते थे तथा 11 वर्ष तक हिंदी भवन में निदेशक के रूप में कार्य किए। इसी के साथ साथ 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय में D.Litt की उपाधि इन्होंने ली और 1975 में भारत के पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। पंजाब विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद पर, हिंदी विभाग में अध्यक्ष पद पर काम किए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हिंदी ग्रंथ अकादमी के पश्चात पद्म भूषण भी दिया गया तथा इनका जो है 19 मई 1979 को निधन हो गया। 19 मई 1979 को निधन हो गया। साहित्यिक विशेषताएं: हजारी प्रसाद निबंधकार, लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक, उपन्यासकार, कुशल वक्ता और सफल एक अध्यापक थे जो मौलिक चिंतक तथा भारतीय सांस्कृतिक इतिहास में मर्मर बंगला संस्कृत प्रखंड विद्वान के रूप में जाना जाता है। इनकी संस्कृत भाषा रामचंद्र शुक्ल और रविंद्र ठाकुर द्वारा भाव स्पष्ट है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमालाएं का भी विशेष रूप से संपादन किया था। इनकी रचनाएं निबंध अशोक के फूल, कुटच, विचार प्रवाह, विचार, आलोक, कल्पलता आदि थे। जबकि आलोचक साहित्य में सूरदास, कालिदास, साहित्य लोचन आदि इनकी जो आलोचनाएं थी। इतिहास में हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का इतिहास। उपन्यास में बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनवर्षा ये उपन्यास थे। संपादक में
इन्होंने पृथ्वीरासो और संदेह रासक आदित्य अनुदित रचनाएं में चिंतामणि, पुरातन प्रबंध, संग्रह प्रकाश कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन, इनकी प्रमुख ये रचनाएं थी। तो कृतियाँ इनकी प्रमुख थी। साहित्य परिचय आपने देख लिया, 2 ही है। भाषा शैली इसमें पूछी नहीं गई है। फिलहाल भाषा शैली, भाषागत विशेषताएं हैं। शैलीगत विशेषता विचारात्मक शैली, गर्शनात्मक, व्यंग्यात्मक, सूत्रदात्मक, अलंकारिक शैलिक है तथा आलोचनात्मक है। ये पूछा नहीं गया, फिलहाल इनको देख लीजिए। इनके बाद आता है 80 शब्दों का ये विमोचन है। इनके बाद आता है अगला, निम्नलिखित कवि साहित्य परिचय देते हुए, एक कवि की साहित्य परिचय देते हुए उनकी कृतियां पर प्रकाश डालना, ये भी 80 शब्द में रहेगा। तो इसमें चलते हैं, देखते हैं। मैथिली शरण को ले लेते हैं। मैथिली शरण जी, जीवन परिचय मैथिली शरण जी का, इनका 1886 में जन्म हुआ। चीरगांव झांसी जिले में हुआ, अर्थात संभवतः 1943 में भी माना जाता है। सेठ रामचरण दास गुप्त इनके पिता के नाम थे तथा ये माता पिता का पूरा प्रभाव था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी इन्हें बहुत प्रेरणा मिली है। द्विवेदी को अपना गुरु मानते थे। गुरु प्रारंभ होते ही अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेज दिया गया। इनका मन न लगा और घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध कर दिया गया तथा इन्होंने संस्कृत हिंदी का अध्ययन बड़े हंसमुख स्वभाव से किए तथा 28 दिसंबर 1964 को माँ भारती का यह महान सम्मान 5 तत्व में विलीन हो गए। साहित्य परिचय में देखा गया, गुप्त जी का झुकाव गीति काव्य की ओर था। राष्ट्र प्रेम कविताएं इनकी जो है तथा काव्य में भारतीय संस्कृति की प्रेरणादायक चित्रण, इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति को उत्पन्न किया तथा असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। साकेत जैसे महाकाव्य, मंगला प्रसाद, परिशोत्तर आदि पद्म भूषण से सम्मानित किए गए। रचनाएं इनकी देखी गई, निम्नलिखित है। जैसे आप कुछ रचनाएं हम दे रहे हैं, जैसे साकेत है, इनकी रचनाएं, यशोधरा है और यशोधरा, द्वापर, विष्णु, जय भारत आदि इनकी रचनाएं हैं। इनके साथ पंचवटी है, हिंदू है, गुरुकुल है, काबा है, जयदत्त व्रत है, रंग में भंग है, हिडम्बना है आदि ऐसे विभिन्न इनकी रचनाएं हैं। तो मैथिली शरण जी का ये साहित्यिक परिचय रहा, जीवन परिचय ये रहा। काव्यगत विशेषताएं में पूछा नहीं गया है, फिलहाल देख लीजिए। भारतीय संस्कृति के भावपक्ष में मानवता और राष्ट्रवादी विचारधारा का समन्वय है। नारी के प्रति बड़ी स्पर्धा है। संवाद और रचनाएं हैं, रस योजना है, प्रकृति चित्रण का वर्णन है। काव्य कला पक्ष में भाषा, शैली, अलंकार, छंद, साहित्य में स्थान प्रमुख रूप से मैथिली शरण जी का रहा है। इनके बाद आता है बहादुर या पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। इस कहानी का उद्देश्य बताइए, बहादुर या पंचलाइट। पंचलाइट कहानी का उद्देश्य देखें इस चैप्टर में। बहादुर कहानी रेणु जी का लिखा हुआ है। पंचलाइट कहानी रेणु जी का लिखा हुआ है, फणीश्वरनाथ रेणु, जो अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की कोशिश की है। गोधन के द्वारा पेट्रोमैक्स जलाने पर उनकी सभी गलतियां माफ़ कर दी जाती, जिससे स्पष्ट है कि आवश्यक पड़े से बड़े रूढ़वादी संस्कार और परंपरा को व्यर्थ है साबित कर देती हैं। कहानी का आरंभ, मध्य और अंतः मनोरंजक, कौतूहलवर्धक है। पाठक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती हैं, आगे क्या होता है। रेणु जी की सभी कहानियाँ आंचलिक हैं, जिनमें निम्न वर्गीय ग्रामीण का जीवन साकार है। पंचलाइट कहानी कला का सभी प्रकार के खरी उतरती हैं, ये कहानी का प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो ये पंचलाइट के कहानी का प्रमुख उद्देश्य रहा है। इसी तरह बहादुर कहानी का उद्देश्य भी बताते हैं। उन्हें समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष
मानवतावादी सहानुभूति द्वारा प्राप्त समाप्त करने के संदेह, शोषित प्रति मानवित व्यक्तियों में प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच का भेव के कारण दिलों में पड़ी दरारों को भर दिया। बहादुर भी मानवीय स्नेह और संवेदनाओं से भूखा है। मालिक द्वारा पीटे जाने पर प्रतिक्रिया, उनके द्वारा घर छोड़ दिया जाना, ये सारी परंपराओं का कौतूहल इस कथा में अंकित है तथा स्वयं की दोषी महसूस करता हुआ धनी और निर्धन का भेद मानवीय भावनाओं को कम कर देती है। लेखक का उद्देश्य दोनों के हृदयों का परिवर्तन, सबके प्रति सहानुभूति व्यवहार बनाए रखने का संदेश देना। तो बहादुर कहानी का अत्यंत मार्मिक कहानी है। यह आत्मकथा शैली प्रस्तुत की गई है। अमरकांत जी द्वारा ये सटीक और सुंदर ढंग से कहानी को प्रस्तुत करके पाठक को मन और अमिट छाप छोड़ने की कहानी कला के तत्वों की दृष्टि से यह एक सफल कहानी मानी जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है खंड काव्य। खंड काव्य के अंतर्गत किसी एक नायक का चरित्र चित्रण दीजिए। तो नायक तो बहुत है, चलिए आइए हम श्रवण कुमार नायक का ही देते हैं चरित्र चित्रण। तो श्रवण कुमार कौन है और इनका चरित्र चित्रण क्या है, किसी एक खंड में से एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो श्रवण कुमार देखा गया। श्रवण कुमार के अंतर्गत श्रवण कुमार प्रस्तुत खंड काव्य में प्राप्त श्रवण कुमार की कथा आरंभ से अंत तक उसी से संबंधित है और इनकी विशेषताएं, चरित्र की विशेषताएं निम्न है। नंबर 1, मातृप्रीत भक्ति। चूँकि श्रवण कुमार माता पिता के एक आदर्श पुरुष थे, वह प्रातःकाल से सायं तक वृद्ध नेत्रहीन माता पिता को सेवा में लगे रहते थे। जबकि दशरथ के बाण से वृद्ध होकर श्रवण कुमार ने अपनी माता पिता की चिंता उन्हें बहुत सताती। उन्होंने कहा, मुझे प्राण की पीड़ा संपत्ति इतनी नहीं सताती है जितना पितरों के भविष्य की चिंता व्यथा बढ़ाती है। निश्चलवादी है, दूसरा पॉइंट है निश्चलवादी। सत्यवादी। श्रवण कुमार के पिता वैश्य और माता शूद्र वर्ण थी। जब दशरथ ब्रह्म की संभावना व्यक्त करते तो उनके श्रवण कुमार के सत्य बता देते थे। वैश्य पिता, माता शूद्र थी। मैं यो भाद्भूत हुआ, संस्कार के सत्य भाव से मेरा जीवन पूत हुआ। तीसरी पॉइंट आती है श्रमशील और सरल स्वभाव वाला। श्रवण कुमार का स्वभाव बहुत ही सरल और उनके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, देश, क्रोध, वैर नहीं है। दशरथ के बाणों से विद्ध होने पर वे भी अपने समीप आए सप्तम दशरथ के समान किया जा सकता है। इन्हीं के साथ साथ भारतीय संस्कृत प्रेम, श्रवण कुमार भारतीय संस्कृत का सच्चा प्रेमी माना जाता है। धर्म के 10 लक्षणों को यह अपने जीवन में धारण किए हुए थे। वेद के अनुसार माता पिता, गुरु, अतिथि, पति, पत्नी के लिए ये 5 देवता कहलाते हैं। ये पूजे के योग्य हैं। श्रवण कुमार की माता पिता, गुरु, अतिथि के देवमूल्य पूजा करते हैं। आत्मसंतोषी। श्रवण कुमार आत्मसंतोषी हैं। किसी वस्तु के प्रति लोभ मोह नहीं है। वह भोग और वेश्या की तकनीक भी नहीं है। वह पूर्ण रूप से संतोषी स्वभाव के हैं। संस्कार को महत्व देने वाला श्रवण कुमार समदर्शी है। साथ ही साथ वह कर्मशील और संस्कार के महत्व देता है। इनके जीवन में पवित्रता, संस्कार के प्रभाव अधिक कूट कर बड़ा है। जो श्रवण कुमार उदार, परोपकारी, सर्व गुण संपन्न एक खंड काव्य नायक प्रमुख रूप से रहे हैं। तो इस तरह से श्रवण कुमार के खंड काव्य का वर्णन इस चैप्टर में दिया गया। इसके बाद आता है गद्यांश सांस्कृतिक। संस्कृत के गद्यांश अगले खंड में हम पढ़ते हैं। संस्कृत खंड काव्य में गद्यांशों के विषय में दिया गया है। महामना विद्वान
महामना विद्वान, महामना विद्वान मदन मोहन मालवीय की धर्म प्रणार्ता है। इनकी संदर्भ व्याख्या और व्याख्या है। तो पहले संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग के महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित किया गया है। महामना मालवीय विद्वान, भक्त, धार्मिक नेता और पत्रकारिता प्रमुख रूप से हैं, जो परम सर्वोच्च गुण जन सेवा के युक्त असीम व्यवस्था इनके अंदर निहित है तथा कुपात्र अन्य सुखानि चैत्रत्य शीघ्र उपस्थिति सर्वदा सम्मान करोत प्राणी सेव अस्य स्वभाव एवासति, जिसमें संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय, मेवतर सेंट्रल कॉलेज आज से मैंने गहन अध्ययन करके अपने उच्च को प्राप्त किया। महान पुरुष संसारिक प्रलोभन में फंसकर निश्चय लक्ष्य को कभी विचलित नहीं होने वाला ये मदन मोहन मालवीय महान व्यक्ति रहे हैं। तो इस तरह से इनके ये हिंदी भाव हैं। इसके बाद आता है हिंदी पदांश आता है। पदांश में हमें दिए गए संदर्भ सहित व्याख्या करना है, जिसमें न रोचते कुद्धो भद्र न उल्कास्मिनीचनम अकुद्य मुखवस्य कथा कुधो भविष्यात। इस प्रश्न के आंसर में लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग से संकलित जातक कथा से उद्धत और इनके शीर्षक उलूक जातम चैप्टर का नाम है। जातक कथा और लेखक हैं उलूक जातक शीर्षक से अवतरित है। व्याख्या इनकी क्या है? व्याख्या में तुम्हारा उल्लू का राजभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। नमो रोजते भद्रम उल्लू विवेचनानम, यह मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए क्रोध विहीन का मुख देखो क्रोध में कैसा होगा। अक्रुद्ध मुखम पश्य कथ क्रुद्ध भविष्यंत, मतलब इस क्रोध विहीन का मुख देखो और क्रोध देखो क्रोध में कैसा होगा। ये इनकी जो है वर्णन किया गया है। तो इस तरह से आपके ये 7 अंक कंप्लीट होते हैं। अगला है मुहावरे। तो मुहावरे में क्वेश्चन संख्या 9 है, तलवार की धार पर चलना। भाई दुश्मनी के नोक पर रहना, तलवार की धार पर चलना अर्थात खतरे से ऊपर डोलना, जहाँ दुश्मनी हो, चाहे जोखिम हो, बिजली कमी पर चलना आदि एग्जाम्पल है। टकासा जवाब देना, टकासा जवाब देना अर्थात मना कर देना। दाल में काला होना, संदेह होना, ठीक। नमक मिर्च लगाना, पालिश लगाना, कलई लगाना, ये मुहावरे का अर्थ है। और इस मुहावरे के अर्थ से ये मुहावरा 2 नंबर का है। अगला है आपका संधि विच्छेद। तो इस संधि विच्छेद में चलते हैं। इसके बाद कला सौंदर्य आता है। कला सौंदर्य के बाद है धातु लकार विभक्ति। तथापि का संधि विच्छेद, तथापि तथा धन आपि, तथापि क्या पूछा गया? संधि विच्छेद का सही विकल्प का चयन कीजिए। अच्छा, तो इसमें तथा धन अपि बी। दूसरा है परमेश्वर, दूसरा है परमेश्वर पर धन
ईश्वर, परमेश्वर, सी सही है, सी इसका सही है, परमेश्वर। गायक का संधि विच्छेद, गधन, गाधन अक, अक, गायक, गधन आयक। पहला, निम्नलिखित विभक्ति और वचन बताइए। विभक्ति और वचन बताइए। जैसे दिया गया विभक्ति और वचन, आत्मन में विभक्ति और वचन। आत्मन, तो प्रश्न आता है आत्मन का विभक्ति और वचन बताइए। आत्मा धातु से। इसी के बाद ये आत्मन रूप में आत्मान, आत्मन विभक्ति वचन है में सप्तमी बहुवचन है, सप्तमी विभक्ति है। आत्मन में सप्तमी विभक्ति है और वचन आपका बहुवचन है। इसके बाद षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी बहुवचन। ये अच्छा, आत्मन में विभक्ति और वचन बताइए। तो आत्मन, आत्मना, आत्मन में तृतीया, पंचमी, पंचमी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी, षष्ठी एक वचन। आत्मन, आत्मन, इसमें पंचमी एक वचन है। इसका आंसर राइट पंचमी एक वचन है। डी क्वेश्चन इसका जो है सही होता है। नामना, नामना में विभक्ति और वचन बताइए। नामना, नामने, नाम, नाम, नामना। ये चतुर्थी, षष्ठी, नामना, नामना, नाम, 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 नाम है। ये षष्ठी द्विवचन, षष्ठी एक वचन है। पहला क्वेश्चन इसका राइट होता है। फिर युग्म सम, वसन, वसन, युग्मों का सही और चयन करके लिखिए। वसन, वमन, विवश और व्याकुल, वस्त्र, आदत, विस्तार, अवधि। इसमें कवच, भोजन, कवच, भोजन, बेसन, बी सही है। इनके बाद आता अगला क्वेश्चन, अम्बुज, अम्बुत। अम्बुज माने बादल, अम्बुज माने कलम। ये क्वेश्चन संख्या सी सही है। अम्बुज माने कलम, कमल, और अम्बुज माने बादल। निम्नलिखित में से दो शब्द लिखिए। अंबर, एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। अंबर माने पृथ्वी, अंबर माने गगन, पट। दो शब्द पिक करना है। इसी के साथ परिवाद के लिए एक आँखों के सामने हो, सन्मुख, नेत्र सन्मुख, पहला सही है। फिर जानने की इच्छा, जिज्ञासु, सी सही है। निम्नलिखित में से दो वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। जैसे तुम कुर्सी पर बैठे हैं, तुम्हें कुर्सी पर, आप कुर्सी, तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, आप कुर्सी पर बैठे हैं। सम्मेलन में कवियत्रियों ने भाग लिया, सम्मेलन में कवियत्रियों ने भाग लिया। इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। दो क्वेश्चन राइट हुआ। फिर इसके बाद आता है रस। रस में देखा गया
कौन से रस पूछा गया है? अलंकार और रस। रस में वीर रस और हास रस। तो वीर रस किसे कहते हैं? जिसका अस्थाई भाव उत्साह से जाना जाता है। क्या है अस्थाई भाव? वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह से जाना जाता है। ठीक है। उत्साह में देखें, शत्रु की उन्नति, दोनों पर अत्याचार, धर्म की दुर्बलता को मिटाना, किसी विकट दुष्कार करने में उत्साह मन में उमड़ता है और उसी के पुष्ट होने की वीरता। जैसे आत्मवीर पुत्र हो, दृढ़ प्रीत सोच लो, और शस्त्र पुष्ट पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। ये वीर रस का अस्थाई भाव माना जाता है। इसी की तरह हास्य रस में जैसे इसका भाव हास होता है, हास वाले का हास होता है अस्थाई भाव। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि से व्यक्त बराबर हंसी आ जाती है, वह हास्य कहते हैं। जैसे बिन्न के वासी उदासी तपोवसी, धरा महाविनो नारी सुखारे, गोमती तरी तुलसी को कथा सुनी सुमंदी सुखारे। तो इस तरह से इनके बाद आता है श्लेष अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। इन दोनों श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार और उत्प्रेक्षा। श्लेष अलंकार जहाँ एक शब्द बिना अदिति के बार बार यानी दो या दो से अधिक बार प्रकट हो, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे चिरौजी चोर जुरो क्यों न स्नेह गंभीर, को कटगी ब्रिज मानुष वे हलधर के वीर। जिसमें ब्रिज बानजु हलधर शब्द श्लेष अलंकार के अंतर्गत आता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा का उपमेय में उपमान की संभावना जहाँ की जाती है उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे सोहत ओढ़ पीत पटु श्याम सलोने गात, मनुष्य नीलम मणि शैल पर आदुत परयोग प्रभात। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दोहा और छंद का प्रश्न आता है। छंद देखें, दोहा सोरठा छंद की मात्राएं। तो सोरठा में देखिए, जिस छंद से पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, पहले और तीसरे में 11 और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं, उसे हम सोरठा कहते हैं। जैसे जे ही सुमिरित सीधी हूँ गणनायक कवियर वदन, करहु अनुग सोई बुद्धि राशि शुभ सदन। तो यह जो है सोरठा की रूप पहचानी जाती है। इन्हीं के साथ आपका अगला जैसे है दोहा। दोहे के पहले और तीसरे में 13, पहले और तीसरे में 13 तथा दूसरे और चौथे में 11 होती हैं। अर्थात सम चरणों के अंत में वर्ण गुरु और लघु गुरु होते हैं। जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तनु झाई में श्यामो हरि द्रुति हुई। ये जो है आपका होता है। इसके बाद बैंक खाता खोलने के लिए प्रबंधन आवेदन पत्र। ये बैंक में खाता खोलने के लिए श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, निवेदन है कि मेरा फला फला ग्राम वाला पोस्ट फला इलाका में निवासी हूँ, मैं आपकी शाखा में अपना सेविंग अकाउंट खोलना चाहता हूँ, खोला जाना अति आवश्यक है, अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरा अकाउंट खोलने की प्रार्थना की जाए। इस तरह से ये आपके अकाउंट खोलने का प्रार्थना पत्र होता है। 14वां क्वेश्चन है लास्ट। इस क्वेश्चन में बेरोजगारी, वृक्षारोपण, राजनीति आदि है, तो इसके विषय में हम जानते हैं। तो बेरोजगारी में आइए हम बेरोजगारी पर ही, भारत में बढ़ती बेरोजगारी पर ही समस्या देखते हैं। देश की बेरोजगारी क्या है, देश में बेरोजगारी की समस्या। बिंदु है प्रस्तावना, प्राचीन भारत में स्थिति, वर्तमान स्थिति, बेरोजगारी के अभिप्राय, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप क्या है, कितने रूप से भारत में बेरोजगारी होती हैं, कितने प्रकार की बेरोजगारी भारत में फैली हुई है, इन चीज़ों के विषय में हम अध्ययन करते हैं। जिसमें देखिए मनुष्य की सारी गरिमा, जीवन का उत्साह, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, उनका आजीविका निर्भर करता है। बेकारी और बेरोजगारी से बढ़कर दैनिक दुर्बलता, दुर्भाग्यशाली कौन हो जाएगा। तो इस तरह से प्राचीन भारत की स्थिति में प्राचीन भारत अनेक राज्यों में विभक्त हुआ, राजगण स्वेच्छाकारी हुआ,
साथ ही साथ मंत्रिपरिषद परामर्श कार्य करते हुए प्रक्रिया की सुख समृद्धि के लिए निरंतर प्रगतिशील रहता है। तो इस तरह से भारत कई शाखाओं में बटा, जिसमें उद्योग धंधे की अल्प व्यवस्था थी। वर्तमान स्थिति बेरोजगारी अभिप्राय भारत में बेरोजगारी से निम्न है। काम धंधे, रोजगार धंधे आदि। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप, भारत में बेरोजगारी विभिन्न प्रकार की होती हैं। जनसंख्या के आधार से, शिक्षा प्रणाली का न सुलभ होना, कुटीर उद्योगों का उपेक्षा सही न होना तथा औद्योगिक का मंद प्रक्रिया होना, कृषि का पिछड़ापन होना, कुशल प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी होना आदि ऐसे समस्या समाधान, इसे कैसे निपटाया जा सकता है, 80 शब्दों में आपको उपाय लिखना है। अब देश के सामूहिक ढांचे में लघु उद्योग धंधों प्रोत्साहन करना रोजगार की समस्या का अस्थायी समाधान है। हमारी सरकार भी बेरोजगारी की समस्या का उन्मूलन करने के लिए जागरूक है। इनके लिए इस देश में महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं। परिवार नियोजन, कल्याण, बैंक का राष्ट्रीयकरण, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आदि, चकबंदी, कृषि भूमि, नए उद्योग धंधे स्थापना आदि, प्रशिक्षण केंद्र आदि बेरोजगारी के पहलू हैं। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन में आपका समस्त क्वेश्चन हल होता है और आप एक बार इन सारे क्वेश्चनों को करके परीक्षा में जाएं। गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि 100% मार्क अवश्य उत्तीर्ण करेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम प्रत्येक प्रश्न पत्र को 2021 के मॉडल ईपी बोर्ड के अनुसार हल करके देते रहेंगे और परीक्षा से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आप प्रत्येक प्रश्न को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा कमेंट कीजिए।